ओके जी, आपका एक रैंडम क्वेश्चन रिगार्डिंग कौन सा पास पेपर बता रहे थे आप? ऑटम 2023। ये आपका एक रैंडम सवाल है, सही है। आप कह रहे हैं कि उस कैश फ्लो के सवाल में, वैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक पास पेपर में एक चीज़ आई हुई है, वो देख लेते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि एक आ रहा है एडवांस टैक्स, ओपनिंग हम अज्यूम कर रहे हैं 2022 है, वो ज़ीरो आ रहा है, और 2023 36 आ रहा है, और फिर टैक्स पेबल भी आ रहा है, क्लोजिंग ज़ीरो। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, मैं भी बता देता हूँ तैमूर, 1 मिनट। देखो होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर गवर्नमेंट बाज़ औक़ात आपसे एडवांस टैक्स ले लेती है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स ले लेती है। एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ आज आपको कि तुम एक काम करो, 235 और 36 का मुझे ना प्लस करके बताओ कितना आता है। 271। अच्छा, आप अज्यूम करें कि आपके पास 271 का, या एक काम ये करो, 235 आ रहा है ना, ये 235 में से 36 आप करें माइनस, बल्कि सही है 271 है ना, एग्रीड, सही हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हमने कहा आप अज्यूम करें कि आपका टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है 750 आ रहा है, ये रहा अमाउंट, ये आपको सवाल में गिवन है, सही है। ये हम लिख लेते हैं, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर सवाल में आपको गिवन है। अच्छा, अगर मैं डी अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, तो हम टैक्स का एक ही अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, वो टैक्स का एक अकाउंट ये है कि हमने यहाँ पे कहा या तो ये टैक्स पेएबल है या एडवांस है, एक ही पार्टी है ना। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग मुझे गवर्नमेंट को पे करने दे, 235। अच्छा, क्लोजिंग मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने, 36। ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, मेरा इस साल का एक्सपेंस कितना है, आप लोगों ने मुझे बताया 750। अब ज़रा इसकी थीम को समझ लेते हैं। जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, आप लोगों को ओपनिंग गवर्नमेंट को कितना पे करना था, पेबल? बेटा एडवांस है ना, एसेट है, एसेट है ना, एसेट का क्लोजिंग यही आएगा ना, सही है, क्लोजिंग है। फोकस होकर सुने मेरी बात। इधर ओपनिंग आपने गवर्नमेंट को देने थे 235। अब मैं आपको वही बेसिक की बातें बताता हूँ। क्या आप इस बात को मानते हो कि लास्ट ईयर आपका कोई ना कोई टैक्स एक्सपेंस रहा होगा जिसमें से पे करना रह गया होगा 235? इस बात पे एग्रीड है? ऑनलाइन जल्दी बताओ, इस बात पे एग्रीड हो कि लास्ट ईयर आप लोगों का 235 का कोई एक्सपेंस होगा जो पे करने से रह गया होगा, जो आज पेबल आ रहा है ओपनिंग के अंदर, वो ये रहा। आपने इस साल मजीद कितनी टैक्स लायबिलिटी, 750। कुल मिला के आप मुझे बताते हैं टोटल अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट 985। आप कह रहे हैं टोटल अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट 985 है। हमने क्या किया, 985 पे करने की जगह हमने बोला भाई हमें झंझट नहीं चाहिए अगले साल के लिए, आप मुझसे मजीद और पैसे ले लो। एंड वो मजीद और पैसे कितने हैं, 36। तो अब जो मेरे पास यहां पे टैक्स पेड आ रहा होगा ना, वो आप 985 प्लस 36 करके दिखाएं, जल्दी कितना आता है, 1021। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, ये आपकी पेमेंट है। अच्छा, अब ये 1021 पता है क्या बता रही है, आपने 235 पिछले साल के पे किए, एग्रीड, 750 और बाकी एडवांस पे किया, तो आउटफ्लो तो पूरा है ना। अच्छा, मानिए कह रही हैं एडवांस यू कैन से इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड।
यस, सही है। तो बेटा एडवांस का मतलब क्या होता है? आपके पास से पैसा गया है ना बेटा, एडवांस में दिया है ना आप। मैं आपको कह रहा हूँ मैंने आपको ये पैसे 36 रुपये एडवांस दिए, मैं इसका क्या मतलब है? पैसे चले गए ना, दैट्स वाई इट इज अपीयरिंग एज माई एसेट। देखो हम बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, मैं तो सिंपल 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 हमें सर 36 तो लेने थे ना गवर्नमेंट से। देखो बेटा वही तो कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट से लेने नहीं होते, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको पहले टैक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, टैक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाज़ औकात आप गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दे देते हैं, ज़्यादा पैसे का मतलब ये होता है एडवांस टैक्स। मैंने टैक्स एडवांस में दे दिया, तो जो एडवांस में आपने टैक्स दिया है क्या वो आज आपका आउटफ्लो है? दैट्स वाई इट इज अपीयरिंग एज आउटफ्लो। 1021 में 36 भी है ना। अगले साल आप, एक बात बताता हूँ सुनो, हाँ हाँ इसी साल दिया ना बेटा। ये देखो क्लोजिंग आपने खुद बताया ना, मुझे क्लोजिंग आ रहा है। नहीं अभी भी रट्टा लगा रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए। हम सिंपल बात कर लेते हैं ना, रट्टा क्यों लगा रहे हैं? मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, अगर आप समझो लास्ट ईयर से चलते हैं, लास्ट ईयर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपेंस आ गया, आप समझे 235 का आ गया, क्या लास्ट ईयर वो टैक्स एक्सपेंस है? लास्ट ईयर का आप तसव्वुर करें आपने 1 रुपया भी नहीं पे किया, तो क्या आप उस टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक कर लेंगे? नहीं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किया तो कुछ भी नहीं करेंगे। याद करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया है तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमने सीखा हुआ है ना ऑनलाइन। तो जल्दी बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? तो लास्ट ईयर कुछ भी नहीं हुआ होगा, अज्यूमिंग मैंने 1 रुपया भी नहीं पे किया, ये कहानी साइड में हो गई। 235 जमा हो गए, क्या ये लास्ट ईयर का आउटफ्लो है? नहीं नहीं, अभी हम कह रहे हैं लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं हुआ ना, सिर्फ एक्सपेंस बुक होकर लायबिलिटी में जमा हो गया। क्लियर है? चलें आगे आए। इस साल का टैक्स एक्सपेंस कितना है? 750। क्या इस साल के पीएनएल में ये होगा? यस। पर इफ यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो उसमें से ये माइनस नहीं हुआ। आपने अपने आप से एक सवाल करना है, आपको बैलेंस शीट क्या बता रही है? बैलेंस शीट ये बता रही है कि क्लोजिंग कुछ मजीद पे करना बाकी है या ज्यादा पे कर चुके हो? ज्यादा पे कर चुके हो। ये कि तुम्हें कैसे पता? एडवांस टैक्स आ रहा है, इस बात पे एग्री हैं हम, एडवांस टैक्स आ रहा है। देखो भाई आपको यही हालात वाकयात बता रहे हैं ना, यही हालात वाकयात बता रहे हैं कि आपको ओपनिंग कितना देना था, जल्दी बताओ। 235। इस साल कितना देना है? 750। और क्या कुछ देना बाकी रह गया या ज्यादा दे दिया? कितना ज्यादा? तो मैं आपसे पूछूं इस साल पे हुआ क्या? आपने 235 सेटल किया, 750 सेटल किया और एक और अमाउंट दे दी इसी साल की, तो वो तीनों को मिला के एडवांस बन गया। यानी वो सेटल हुआ, वो खत्म हुआ, फिर ये एडवांस बन गया, क्योंकि 36 देना बनता नहीं था। तो बाज़ औक़ात कंपनीज क्या करती हैं, एडवांस में टैक्स पे कर लेती हैं। हाँ, अब पूरा टैक्स पेड हो गया। अब इसके अंदर वो पेमेंट भी है जो पिछले साल की है, वो है जो, और वो है जो अगले साल के लिए। अब तुम अज्यूम करो अगले साल, तसव्वुर करो सिर्फ अगले साल टैक्स एक्सपेंस आ गया, अगले साल टैक्स एक्सपेंस आ गया 50 का, एग्रीड? तो क्या तुम्हें वो पूरे 50 पे करने होंगे या 36 ऑलरेडी पेड हैं? कितने पे करोगे मजीद? 14। कहानी समझ आई? एडवांस टैक्स क्लियर है? ओके। अब जल्दी बता दो, मानिया, मलाइका, हुरैना, अली, जल्दी से। क्लियर है? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एडवांस टैक्स का? पक्की बात है। देखो अलग अलग रखते हैं ना, तो हाँ वर्किंग, दिस इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये रिसीवेबल और पेबल नहीं है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, अलग से आता है ना। टैक्स पेड तो अलग आता है ना बेटा। नहीं प्रीपेड, दिस इज नॉट अ प्रीपेड, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स की ट्रीटमेंट टैक्स के साथ ही होगी। ये है, अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हो, उस पर कोई मसला नहीं है, पर अलग अलग अकाउंट के लिए आपने पेबल के अकाउंट से पता है कितना निकलता, ये दोनों का सम, और फिर प्रीपेड के अकाउंट से 36 निकलता, दोनों को मिलाते 1021 हो जाता। तो मैंने, हाँ तभी मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया कि इसी अकाउंट में सब देखना सीख जाओ। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट बनाते, यार ये तो मैंने कितनी क्लासों में बताया है। बैंक ओवरड्राफ्ट का तो मतलब ये है ना कि आपका नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का, तो वो नेगेटिव से डेली होता है, उसको कैश फ्लो में तो कुछ भी नहीं करना ना,
भाई बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश फ्लो में कुछ करना है या वहां तक पहुंचना है? वहां तक पहुंचना है तो वो जो आपके आखिर में आएगा बैलेंस वो नेगेटिव उससे मैच करेगा। क्लियर है नुमान? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया भाई? यानी ये हमने कॉन्सेप्ट वैसे ही देख लिया, रैंडम क्वेश्चन था आपका कि एडवांस टैक्स को कैसे डील करना है। क्लियर हो गया? चलिए जी, ओके। अब ये आपके सामने एक लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है। मैंने जितना भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट सिखाया उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके मुझे जल्दी से ये सॉल्व करके बताओ। एंड लेट्स सी कि आप लोगों से हो पाता है या नहीं हो पाता। अच्छा, एक बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। मानिया कह रही है कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों से, होमवर्क जो दिया था। अच्छा देखो मानिया, उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ ये है कि मैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहा हूं ना, वो 10% से बुक कर रहा हूं। ऐसा है मानिया? जल्दी बताओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 10% से बुक कर रहा हूं, ऐसा ही है? यानी 10% का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट जो एक्चुअल में बुक होना चाहिए। अच्छा मुझे बताते हो प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने? सिर्फ इतना बता दो उस होमवर्क वाली, हम कहानी को क्लियर करें। जल्दी बताओ। 8 7 5 6 5 7, ये वाली आ रही है, चेक कर लो। 8 7 5 6 5 7, यही है मानिया? ओके। अच्छा अब मुझे एक और बात बताते हो आप लोग कि ये तो हमने निकाल ली थी प्रेजेंट वैल्यू, टोटल लोन कितने का मिला है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का कितने का है? 1 मिलियन है। अच्छा तो आप मुझे ग्रांट की अमाउंट बताते हैं कितनी आई थी उसमें? 1 2 4 3 4 2 3 आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 है ना आखिर में। 1 2 4 3 4 3 यूं कर लेते हैं। चाहिए, ये आ गई हमारी ग्रांट अमाउंट। यहां तक एग्रीड है हम? चलें ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, आज आपने पहली एंट्री क्या बनाई होगी? आज आपने बच्चों पहली एंट्री ये बनाई होगी, कैश हो गया होगा डेबिट कितने से? 1 मिलियन से। लोन अमाउंट आ गई कितने से? 875 657। और आपके पास ये आ गई गवर्नमेंट ग्रांट 124343। अच्छा आप जरा गेम समझें। आप यहाँ पे आपको ये बात तो पता है ना कि आप लोगों ने गवर्नमेंट को जो पैसे वापस करने हैं वो 1 मिलियन करना है, एग्रीड है? पर क्या वो 1 मिलियन जो वापस करने हैं आप लोगों ने, क्या उसमें आपकी जेब से कोई एडिशनल सूद जा रहा है या उसी ने ही पैसे दिए? मैं नहीं, अब यही तो सिखाना है। आओ देखते हैं, आ जाओ। ओपनिंग कितना है लोन आपका अमाउंट? ओपनिंग लोन आज आपने कितने पे रिकॉर्ड किया है? 8 7 5 6 5 7। क्लियर है? देखो इस बात को समझो, आपकी जेब से ना सिर्फ 5% का इंटरेस्ट जाएगा जो आपने वादा किया है, ऐसा है? पर मैं ये कह रहा हूं, ये जो लोन आप यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ओपनिंग, आपने ये वापस करने 1 मिलियन, तो आप तो ये कहेंगे सर ये वहां से वहां तक का नुकसान है। नहीं है, उसने आपको पहले दिन पे ही पैसे दे दिए, तभी तो आपको फायदा है। यानी हमने सीखा क्या है कि अगर आज आपको बैंक से लोन मिलता, असल जो है आपकी टर्म्स में, मार्केट टर्म्स में, तो इतने का लोन होता, उसकी वैल्यू आज इतनी है ना। यानी आप असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हुए लोन लेते बैंक से, तो आपको इतने पैसे मिलने चाहिए थे, आपको मिले कितने? 1 मिलियन। तो इसके बीच में वो 1 मिलियन का जो गैप है ना, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपको उसी ने ही पैसे दिए हैं, तभी तो आपकी वो ग्रांट इनकम है, ये ग्रांट अमाउंट है। इस बात पे एग्री है? आगे अब मुझे बताओ, मुझे यहां पे बुक करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैंने कहा इसके ऊपर 10% लगाते हैं, अभी बताता हूं क्यों। लिहाओ उसके ऊपर कितना आता है? 8756, ये हो जाएगा। अच्छा गवर्नमेंट को आप जो पैसे देंगे ना, गवर्नमेंट ने आपसे एग्री कितना किया है? लोन का कितना परसेंट? 5%। लोन का 5% कितना आता है?
50,000। अच्छा अब जरा मेरी बात समझिएगा, आपने यहां पे एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट 87566, 87566 ऐसा ही है। ये जो 87566 है ना, आपने इंटरेस्ट बुक किया, क्या बुक किया? अच्छा आपने गवर्नमेंट को पे कितना किया? लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 50,000 ना। अच्छा अब आप मुझे बताते हैं कि आप लोगों ने जल्दी से बताओ इसका और इसका डिफरेंस कितना ज्यादा इंटरेस्ट बुक किया है? 37566। अच्छा ये जो 37566 की अमाउंट है ना, टेक्निकली आपका लोन इतने से इंक्रीज हुआ है। बताता हूं कैसे। आप कैलकुलेटर में 875,657 में ये प्लस करें और वो माइनस करें, जल्दी बताओ क्लोजिंग कितना आता है? क्लोजिंग कितना आता है मेरे बच्चों? 91,223। आपका लोन यहां से लेके, अच्छा अब इन दोनों का डिफरेंस लो, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आता है? आ रहा है? पता है हुआ क्या, आपने ये इंटरेस्ट ज्यादा बुक किया, पर एक मजे की बात बताऊं, ये जो इंटरेस्ट ज्यादा बुक करके ना आप अपनी लायबिलिटी को ग्रो करवा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। किससे ग्रो करवा रहे हैं? क्योंकि देखो आप जल्दी से बताओ, मेरे क्विज के अंदर आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी असल में कितने परसेंट थी? 10%। मैंने इंटरेस्ट किससे बुक किया? पे किससे किया? 5% से। बाकी मेरी लायबिलिटी में जमा हो गया। फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल किया, ये जो आप लायबिलिटी इस 875,657 से उस अमाउंट पे लेके गए, ये टेक्निकली ग्रो होते 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 1 मिलियन पे पहुंचेगी। पर मजे की बात यह है कि जो यहां से 1 मिलियन तक का सफर है, वैसे आपका नुकसान होता, पर क्या वो आपका नुकसान है या वो पैसे आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है? तो ये तो आप सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसलिए बुक कर रहे हैं ताकि आपकी लायबिलिटी यहां से वहां पहुंच जाए। तो ये ग्रोथ कितने साल की है? 1 साल की है। देखो वापस से गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दिए आज? 1 मिलियन, और वो कह रही है मुझे इस पर सूद कितना देना? 5%, 5% और आगे पैसे वापस दे देना। हमने बैंक के पास गए, हमने बोला भाई अगर मैं तुम्हें 50,000 का इंटरेस्ट दूं, 50,000 का इंटरेस्ट दूं और पैसे वापस करूं ये वाले, तो तुम आज कितने का लोन दोगे? उसने कितना बोला? 875,657, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, असल वाली को हटा दो तो लोन इतने का है। तो मैंने कहा सही है, आप आज जो लोन बुक कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू पे बुक कर रहे हैं, और ट्रू वैल्यू वर्सेस द अमाउंट रिसीव इज द डिफरेंस ऑफ ग्रांट। क्या ये आपको सामने वाले को क्या एडिशनल जेब से पे करना है या सिर्फ लायबिलिटी को ग्रो करवाना है, ताकि आपके अकाउंट्स के अंदर, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखे? इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो इंटरेस्ट बुक होना चाहिए था वो 10% पे होना चाहिए था, और हम बुक किस पे कर रहे हैं? तो पे तो 5 पे कर रहा हूं ना। तो मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता रहा हूं कि असल सूद 10% था, 5% पे पेमेंट कर रहा हूं, बाकी सिर्फ लायबिलिटी ग्रो हो रही है। तो वो बोलेगा लायबिलिटी ग्रो होके क्यों हो रही है? तो बोलेगा वो तो मेरा फायदा था ना, जो कि मुझे गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले दिन पे दे चुकी है, मैं बस उसको बुक करके वापस दे दूंगा। तो अगर तुम तसव्वुर करो, तुम सिर्फ एक बात मुझे बताओ, अगर ये गवर्नमेंट मुझे आज इतने ही पैसे देती 875,657, तो आपके पास जो पैसे आगे जाते ना वो आपकी जेब से इतने ही ज्यादा जाते जितनी आपने ग्रांट बुक की हुई है। पर क्या आपके पास से वो पैसे ज्यादा जा रहे हैं, या सिर्फ आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी बुक करके ये दिखा रहे हैं कि ये मेरा फायदा ऑलरेडी बुक हो चुका है? हाँ, अगर बुक नहीं हुआ होता तो मैं मजीद इतने जेब से पे करता। आप पता है सिंपल क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी लायबिलिटी की वैल्यू को ग्रो करवा रहे हैं ताकि आप वापस कितने कर पाए? 1 मिलियन। पर मुझे बताओ क्या आपका नुकसान तो नहीं हुआ? है क्यों? मिला ही 1 मिलियन था। कहानी सिर्फ ये है। चलो अभी इसको प्रूव भी कर लेते ना तुम लोगों के लिए। दूसरे साल की एंट्री, अभी ये जो अमाउंट ग्रो हुई है ना, ये आपकी लायबिलिटी में जाके फिक्स हो गई। अब इसको अगले साल लेके चलते हैं, सही है? देखते ना कि कहां तक पहुंचेगी। पहले साल की ग्रोथ कितनी है जल्दी बताओ? 37566। हम ये कह रहे हैं ये वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो मुझे कंपनसेट कौन कर चुका है?
गवर्नमेंट कर चुकी है। पहले बताओ ऑनलाइन वाले यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ क्या ये वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो मुझे गवर्नमेंट ऑलरेडी कंपनसेट कर चुकी है? प्लीज लिख के बताओ, ऐसा है? अच्छा सर आप तो कहेंगे कि कंपनसेशन तो 1 to 4 की थी, कोई लॉजिकल जवाब तो सही है, एक ही साल हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने सालों की है? आगे मजीद सालों की है, ऐसा ही है ना? चले अब मुझे बताएं, ये हो गया ईयर 1, आज आपके सारे कॉन्सेप्ट खोलते हैं, आ जाओ ईयर 2। ईयर 2 पे ओपनिंग कितना है जल्दी बताओ? इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बुक करूं? 10%। असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% है ना, कितना आता है? हमने कहा सर यहां पे आपके पास आ गया 91322। यार सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही है, इंटरेस्ट बुक कर रहे हो 10 से पे कर रहे हो 5 से, भाई तो यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिफरेंस है, जो सिर्फ आप बुक तो किए जा रहे हो बट पे आखिर में करोगे। फिर अगेन तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जो तुम पे करोगे क्या तुम्हारा एडिशनल आउटफ्लो है या उसी पैसे की वापसी है जो उसने दिए थे? तो वही तो फायदा था। मैं तो बता रहा हूं कि ये नहीं होता तो नुकसान हो जाता, जेब से ज्यादा पैसे जाते हैं जो कि अब जा नहीं रहे। वेरी गुड। अब मुझे बताओ मैं ईयर 2 की एंट्री बनाऊं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन पेएबल कितने से बच्चों? 91322। 91322। हाँ भाई पैसे पे करें, आओ जी सर। लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से बच्चों? अच्छा वापस से मेरी तसल्ली के लिए इन दोनों का डिफरेंस, वेरी गुड, 41। यानी अच्छा इसको यूं कह सकते हैं हम, 41322 की टाइम वैल्यू ऑफ मनी गवर्नमेंट ने दूसरे साल में फोरगो की, ऐसा है? तो मैं तो अपनी लायबिलिटी को बुक करके पहुंचाऊंगा ना वहां तक। मैं बोल रहा हूँ सही है भाई, मेरी अगर लायबिलिटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ चल रही होती तो इतने से ज्यादा होती, एंड में 1 मिलियन हो जाएगा। सही है, अभी एक एक करके देखते हैं ना। आ जाओ मुझे बताओ इसका क्लोजिंग कितना आता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस, नाइन 545। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं प्लीज। 41322। अच्छा मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ट्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अकाउंटिंग करता तो मेरी लायबिलिटी 954545 पे होती, पर ये जो ग्रोथ हुई है इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो आपने मजीद बुक किया है, क्या वो आपके जेब पे एडिशनल हिट है या ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट है? ऑलरेडी प्रोवाइड बाय द। आप तो सिर्फ अपने अकाउंट्स में ये बता रहे हैं कि असल लायबिलिटी ये होती जिसका बेनिफिट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। दिस इज हाउ वी डू अकाउंटिंग। आगे अब मुझे बताओ बच्चों जल्दी से ईयर 3 के ऊपर मेरे पास यहां पे आ गया 954545, इस पे आ गया 95, यूं कर लेते हैं। क्लोजिंग देखो 1 मिलियन आता है, आ गया। अच्छा अब इसकी आखिरी एंट्री भी बना लें सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट कितने से हो गया ये बच्चों? 95455 और आपने लोन पेबल को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये से। अब मेरी तसल्ली के लिए ये बता दो भाईजान कि यहां पे डिफरेंस कितना है? कितना? 45455, ये आ गया डिफरेंस। अच्छा अब इफ यू कैन प्लीज प्लस दीज येलो हाईलाइटेड अमाउंट्स। आ रहा है? यही वो अमाउंट है जो तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तौर पे सिर्फ लायबिलिटी को ग्रो करवाया है, जिस पे इंटरेस्ट तुमने जेन्युइनली दिया नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी ग्रो कराई है। क्योंकि तुम बोल रहे हो कि अगर मेरे आज लोन की वैल्यू इतनी है तो 1 साल बाद ज़्यादा होगी, उसके 1 साल बाद ज़्यादा होगी, उसके 1 साल बाद ज़्यादा होगी, क्योंकि यही वैल्यू तो उसने फोरगो की थी।
अब क्लियर है भाई, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, ये सब करा दिया अभी तुम लोगों ने, तो आगे तक की भी कहानी कर ली। सही है भाई, अब बता दो ऑनलाइन वालों, क्लियर है? जल्दी से प्लीज़ बताओ। क्लियर है? मानिया खुश हो गई, बोल लिया अब आ गया क्लियर एकदम आखिर तक क्या होता है। अब ये नहीं बोलना कि इसके बाद अगर गवर्नमेंट वापस बोले ये वापस करो तो भाई ख़त्म, अब सब हो गया है। सही है, पास पेपर कर लें अगर आप लोगों की आज्ञा हो, कर लें। ओके चलें भाई, अब यानी ये आगे के मामलात भी सही हो गए कि हर बार हम कुछ ना कुछ बुक कर करके आगे लेके जाते हैं। सही है, तो यानी आपका वो जो दिमाग में चल रहा था ना कि आगे क्या होगा, पैसे ज़्यादा वापस कैसे होंगे, वो भी हो गया। क्लियर है? चलें, ये रहा भाई, फाइनली हम पास पेपर पे आ गए वापस। नहीं तो मैं तो मना किया था ना कि नहीं पूछेगा, पर मैंने कहा चलो तुम लोगों की नॉलेज के लिए, तभी मैंने क्विज में भी डाल दिया था। सही है, पर अब आगे का आधा तो भाई मैं तो कह रहा हूँ एनीथिंग कैन कम ना। मैं अब तुम FFR या ऑडिट में देखो, मैं पता नहीं दुनिया जहाँ की केस स्टडीज कराता हूँ। अब मसला ये है कि दुनिया जहाँ की केस स्टडीज कराने का मकसद ये कि वो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, तो वो कभी भी कुछ भी पूछ ले, उसके लिए ये तैयारी है। मतलब मैं पास पेपर भी तुम करके देखो, तुमसे यूँ हो जाएगा ये कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला पास पेपर है। देखते हैं क्या कह रहे हो। बॉरिंग कॉस्ट कराऊँ? अच्छे थे, हो जाएंगे क्लियर, उसका मसला नहीं है। तो मैं या तो मैं PPE कराऊँ, हाँ तो जिससे जिसको समझ आया, कोई मसला तो ही ना है। हाँ या देखो, आई डोंट कंसिडर अबाउट स्ट्रेंथ। सही है ना, वो पोर्टल जो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा तो ऑनलाइन ही लेता है ना, मेजॉरिटी तो ऑनलाइन लेता है। अभी कोई मेरे पास ऑडिट में तुम्हें बताता हूँ 900 बच्चे हैं, पर ऑडिट में क्लास भी भरी हुई होती है, क्योंकि उनको पता है कि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो है वो फिजिकल के बगैर कर ही नहीं सकते। मतलब आई एम, तो मैं ये नहीं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, आई एम द ओनली टीचर जो मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ कि यार ये है, ये है, ये है, ये है, तो वो एक बात है, तो उसके लिए बैठता है बच्चा। अब अकाउंटिंग में क्या, उसके पास 2 ऑप्शंस भी है ना, कि बेस्ट इन पाकिस्तान आर इन द सेम इंस्टीट्यूट। तो बोलने की बात है तो बता रहा हूँ कि बेस्ट इन पाकिस्तान इन द सेम इंस्टीट्यूट है ना, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि दोनों में कोई कोताही नहीं है, पर जिससे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, बस फर्क ये है कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी उनसे मैच है तो आप बेशक उनसे पढ़े, मैं तो कहता हूँ। अब जो स्लो लर्नर होता है ना, जिसको बिल्कुल टुक 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 करके ऊपर जाना होता है, वो मुझे प्रेफर कर लेता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी बेस से उठा के ऊपर ले जाता हूँ कि भाई ये है, ये। आप मुझसे सवाल पता नहीं किस किस नौयत के करते हो, तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ। तो ये है कि अभी जैसे आज इन्होंने बोला कि सर ये बता दें कि ये आगे तक की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो मैंने कहा चलो आज वो भी खुलासा कर देते हैं। जबकि नहीं भी होता तो तुम्हारी ज़ात पर तो कोई नहीं इफेक्ट आता, पर अब क्लियर तो हो गया ना कि क्या है। तो हम कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट, अगर इफ़ यू गाइस कैन एग्री। बोरिंग कॉस्ट पक्की बात है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो तुम लोग बता दो। मैं पूछ लेता हूँ, पोल डाल देते हैं। ओके हाँ भाई, आप बता दो ऑनलाइन वालों, ये करते करते कि हाँ IAS 33 EPS भी कर सकता है जी। EPS में भी अलग। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं IAS 23 करा दें। हाँ देखो, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे मतलब जो हुक्म के इक्के थे ना, एक ये गवर्नमेंट ग्रांट, कैश लो, मैं चैलेंज करता हूँ नहीं करा सकता पाकिस्तान में मेरे जैसा कोई। सही है, सीधी सी बात है। सही है, एक मेरा फ्लैक्स EPS है, मेरे शॉर्टकट से मैंने डेरिवेशंस लगाई हुई, उसमें एक एक पेज का आंसर एक लाइन में आता है, एक लाइन में, मतलब फैक्टर लगाओगे टकाटक, पर एक भी फैक्टर गलत तो वो आंसर गलत हो जाएगा।
बस सारे फैक्टर्स लगाओगे यूं आंसर, यानी जो आपने 15 नंबर का सवाल कोई 20 मिनट लगा के करना होता है वो 3 मिनट में करोगे, ये मेरी गारंटी है। पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईपीएस जो है ना, कराने का मसला नहीं है, वो ऐसा टॉपिक है कि जिसमें के अंदर आपकी इक्विटी वगैरह की सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईपीएस में एक ऐसी चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले प्रॉफिट गलत है, पहले उसको सही करो फिर ईपीएस निकालो, तो फिर वहाँ फंस जाओगे। तो मेरे सवालात ऐसे बने हैं उसमें कि मिक्स हैं। पीपी करा दें पहले, तो वैसे यहाँ पे भी मेजॉरिटी बच्चे बोरिंग कॉस्ट कह रहे हैं। अच्छा, पर एक फ़ायदा है, अगर मैं बोरिंग कॉस्ट करा दूंगा ना तो पीपी में मैं सबको लिंक कर सकता हूँ इजीली, सही है, तो बोरिंग कॉस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यूँ देखो, बोरिंग कॉस्ट फिर पीपी फिर एनपीओ, ये सारी बलाएं ख़त्म कर दूँ, इसके बाद हम कर लेंगे ईपीएस, सही है। पर रेस्ट अश्योर्ड हम बड़ा अच्छे से करेंगे। और हम अब ऑनवर्ड्स तुमसे ये रिक्वेस्ट होगी मेरी है कि मैं हफ्ते इतवार को ना थोड़ी इतवार को भी क्लास लगाऊंगा, थोड़ी लेंदी क्लास लगाऊंगा। मुझे प्रैक्टिस करानी है, मुझे और कुछ भी मसला नहीं है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नवंबर में ना 6 दिनों के लिए यूरोप जाऊँगा, तो जब 6 दिनों के लिए यूरोप जाऊँगा ना तो वहाँ से मैं क्लास नहीं लूँगा। हाँ, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो वो तो वीज़ा तो आ जाएगा इंशाल्लाह, उसका मसला नहीं है। और नहीं भी आया तो यार मतलब खैर है, कोई मसला नहीं है। बट मैं बहुत घूमता रहता हूँ, उसमें मसला नहीं है। पर ये कि आ जाएगा मुझे पता है, सही ना। उसने मुझसे पूछा कि वाई यू वांट टू गो देयर, मैंने कहा बिकॉज देयर इज़ अ प्रमोशनल सेलिब्रेशन, एवरीवन फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ कमिंग। तो वो बोलता है वाई कांट यू सेलिब्रेट ऑनलाइन। मैंने कहा हाउ कैन आई टेक अ पार्टी पॉपर एंड वाइप इट ऑफ ऑन मी एज वेल। तो हंस रहा था, बोले ऑनलाइन सेलिब्रेट कर लूँ। मैंने कहा कि दिमाग ख़राब हो गया तो ऑनलाइन कर लूँगा। खैर फिर मुझे पूछता है कि खर्चे कौन उठाएगा। मैंने कहा आज तक कंपनी उठाती है, आगे भी कंपनी उठाएगी। तो उसने बोला डू यू हैव एनी प्लान्स टू गो अदर प्लेसेस। मैंने हाँ, या पेरिस जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, बताओ। हाँ, ऐसी बात है, वीज़ा देगा तो क्या घूमूंगा नहीं क्या। तो खैर वो 6 दिन का ट्रिप होगा, पर मैं चाहता हूँ वो 6 दिन की जो भी चीज़ें हैं ना मैं आपको पहले कवर करा दूँ अभी, सही है। तो हम संडे को भी क्लास लगाएंगे, पर अभी अगले से, कल से नहीं, अगले वाले से, सही है। मैं तुम्हें ना एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें सारी प्रैक्टिस क्लास में करा दूंगा, पर तुमसे श्योरिटी चाहिए कि यू विल बी वेरी रिस्पॉन्सिव हो जाओ। मैं अल्लाह की कसम ऐसी खतरनाक प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हारी सोच है जिसके लिए मैं माना जाता हूँ। ये कह रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लास में सारी क्यूरी रिजॉल्व करूँगा, आप घर जाके सिर्फ अपने जो एडिशनल प्रैक्टिस करनी है करिए, नहीं भी करेंगे तब भी पास हो जाएंगे, सही है। तो ये मेरी गारंटी है, लाइव कराऊंगा। देखो अगर तुम लोग ये कमिटमेंट देते हो ना कि सर हम आएंगे, हम बैठेंगे, हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं पूरा लाइव कराऊंगा। पर जिस दिन मुझे लगा कि भाईजान ये जो है इनकी मोटिवेशन कम हुई, मैं तो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हूँ। नहीं, संडे को यहाँ लाइव होगी, आप आएँ, बिल्कुल आएँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो मैं खुलवाऊंगा ना, पीपी के लिए खुलावा होता है, सही है ना, पर क्लास नहीं होती। पर मैं मेक श्योर करूंगा कि बाकी क्लासेस भी जो टैक्स वगैरह है सबको बोलूंगा लगाओ, हरी भरी हो जाएगी यार, सब खुलवा देंगे जानी तेरे लिए। हाँ सही है। आई कैप यार अभी लाइब्रेरी बन रही है न्यू तुम लोगों के लिए। नहीं वो वैसे पूछा, आई कैप वाली लाइब्रेरी, वो अभी सीए फाइनल के बच्चों की वजह से तुम लोगों को निकाल दिया होगा ना। नहीं वो छप्पर में जा सकते हो ना, पकड़े गए तो निकाल देंगे आपको। हाँ C5 इज अलग लेवल। जल्दी से ये तो करें साथ साथ जल्दी। तो भाई IS-23 एग्रीड है ना, IS-23 पक्का। मेरी सबसे पहली एज में कब कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी थी यार मेरी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मैंने अभी 24 साल की उम्र में खरीदी थी। घर मैंने कार खरीद ली थी 23 साल की उम्र में। ये है हाँ सीए से पहले, सीए मैंने क्वालिफाई किया 25 साल में, 2018 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैं टीचिंग से भी कमाता था, मैं एडवाइजरी भी करता था, मैं अकाउंटिंग सर्विसेज भी देता था, तो वो कर करा के
बट देयर आर मैनी वेज टू अर्न मनी। अभी आप दुआ करें, हम ड्रीम हाउस बना रहे हैं, बन जाएगा तो आपको बताएंगे। क्या ट्रीट नहीं देते? यार कोई ऐसा काम तो करो तुम, ऐसे सवाल करोगे तो नहीं दूंगा। क्या दिया था ARM ने? क्यों दिया था पता है ट्रीट? अबे भाई वो उन्होंने वो खुश थे, उनका रिजल्ट अच्छा आया था उस पर कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। मेरी उनसे बात हुई है ना यार, मतलब मैं क्या वो इतने करीब है, हमें पता है ना। उन्होंने मुझे कहा था हाँ मैं देखो ट्रीट डजेंट मैटर फॉर मी। चलो आप संडे को आओगे ना अभी अगली क्लासेस में, उसमें मैं खाना खिला दूंगा आप लोगों को, सही है? अच्छे से क्या तेरे को हाथ से खिलाऊं मैं? नहीं तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें हाथ से खिलाऊं खाना? हाँ भाई एक्साइटमेंट और क्या, मतलब खुद देख पे चल रहा हूँ, क्या करूँ? आप लोग भी आ जाएं भाई, ऑनलाइन वालों, यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। हाँ भाई वो कह रहा है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बना के दें। क्रिकेट नहीं यार, मैं बिजी बहुत होता हूँ इसलिए। नेक्स्ट संडे से क्लास होगी। तीन से हाँ हाँ आराम से। टीचिंग की वजह से नहीं गया बहुत, तो अभी जो जाता रहता हूँ बार बार। अब तो सब अपने हाथ में है ना, अपने हिसाब से जाते हैं ना। ये बताएं कि इसमें आपकी कोई रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आ रही है, ब्रीच किया आपने? ओके सो आप पहले ये बताएंगे कि भाई कंपैरेटिव भी मांग रहा है, यानी आपने 2022 की बैलेंस शीट भी बनानी है, 21 की भी बनानी है। हाँ जी, कोई ये बता सकता है कि 2021 में पीपीई और गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट कितनी होगी? दो 2021 में अभी देख लेते हैं। चलो अगर मैं सिर्फ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो हमारे पास ये क्या प्लांट खरीदा है इसने? अच्छा आई थिंक कि उसने ये जो प्लांट बाय किया है ना वो 2019 में किया है, ऐसा ही है? 2019 में इसने प्लांट बाय किया है। अच्छा तो 2019 में इसने प्लांट बाय किया, वो कह रहा है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 30 मिलियन। और लाइफ कितनी है?
6 साल, और बाय कितने का किया है? 300 मिलियन का। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं 2021 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और हम ज़रा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे क्योंकि अब इतना तो सिखा चुका हूँ मैं तुम लोगों को कि 300 की कॉस्ट ऑफ एसेट है, 60 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है, एग्रीड? यही है ना? 30 मिलियन, सॉरी 30 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू, तो ये तो डेप्रिशिएट नहीं होगी। इसको आप डिवाइड कर देंगे 6 सालों से, तो अगर हम 19, 20, 21 कितने साल हो गए? 3 साल। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं 3 इयर्स से। अच्छा अब एक मिनट होल्ड ऑन, यहां पे नहीं, एक मिनट रुकिए, 19 में खरीदी है ना? 19, 20, 21 3 साल हो गए, चेक कर लो ना। देखो ग्रांट आपको 20 में मिली है, दो अलग अलग बात है। अभी हम 19 की बात कर रहे हैं। अच्छा खैर, मुझे बताओ ये जो आपने कार्रवाई की ना, इससे आपको मिल गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना है भाई? 135, ऐसा ही है। तो अगर हम यहां पे ये देखें कि कॉस्ट ऑफ एसेट थी 300, इसमें से 135 माइनस करो तो प्लांट की अमाउंट कितनी आ रही है? 165। ये निकाल दी थी तुम लोगों ने, पक्की बात है। तो देखो इसके नंबर थे बस, कोई मसला है इसमें? चलें अब आ जाएं इसी साल की डेफर्ड ग्रांट पे। क्या ये नेट पे रख रहा है ग्रॉस पे? ग्रॉस पे रख रहा है ना? कैसे पता? एसएल रिकॉर्डेड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। तो आई थिंक आपको ये तो बात पता होनी चाहिए, सही है ना? आगे अब हमने ये कहा मेरे बच्चों कि अब मैं देखूं कि मुझे मिले कितने थे, 160। यहां पे हम वही वाला कलर रखते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ तो उसको 5 से लेके चलेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, क्योंकि देखो अब 6 तो कर ही नहीं सकते ना, वरना वो उससे आगे निकल जाएगा। तो आपने कहा कि जितने भी बेनिफिट्स हैं अब रिमेनिंग 5 पे स्प्रेड होंगे। क्लियर है? चलें अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको जो ग्रांट रिसीव हुई है वो 160 की है, इसको हमने डिवाइड किया 5 से। और 5 से क्यों किया? क्योंकि रिमेनिंग पे करेंगे 1 साल, तो आप तसव्वुर करें कि हो चुका है ना। यस, ग्रांट अब फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे, सही है? आगे अब मुझे बताओ कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 20 और 21 पक्की बात है। चलें हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो आपने ये कह दिया कि ग्रांट इनकम ऑफ 2 इयर्स कितनी आ रही है? ये 2 सालों की इनकम है। अच्छा तो अगर आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है तो बैलेंस शीट में तो आज तक का आता है ना बचा कुचा, तो मुझे बताओ वो बचा कुचा कैसे निकालोगे? 96, और आपने ये ऐसे निकाला 160 माइनस, ये तुम लोगों ने सही किया था? वेरी गुड यार, सही नहीं किया था? 6 ईयर्स का। देखो अब अगर खुद भी तसव्वुर करो 6 ईयर्स पे करोगे तो एसिड खत्म हो जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल रिमेनिंग लाइफ पे, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। अब 2022 का जो साल है, अच्छा अगर मैं पीएनएल बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं इसी का, प्रॉफिट और लॉस, तो मुझे बताओ 2021 के अंदर क्या आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा? अच्छा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेन सिर्फ 1 साल का होगा, क्योंकि पीएनएल फॉर द ईयर होता है। तो हमने कहा कि आपके पास एसेट 600 मिलियन का है, 300 सॉरी, 300 माइनस डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, ये आ गया 45। क्लियर है? अच्छा अब हमने कहा कि आपके पास यहाँ पे ग्रांट इनकम भी तो आएगी। अच्छा ग्रांट इनकम आपने कहा कि आपको मिली कितने की थी?
और इसको डिवाइड कर दिया 5 ईयर्स से, तो 1 साल की कितनी, ये इनकम आ गई। सही है, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया और ये आपकी इनकम हो गई। 2021 तक तो मामला क्लियर है ना। चलें अब आ जाएं आप 2022 पे। ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा देखो ना, वो कह रहा है ना 2022 का उसने बोला है कि भाई आप पीएनएल बना के दें और बैलेंस शीट बना के दें, और बोला कंपैरेटिव भी दिखाओ। तो पहले हमने पिछला कर लिया। अच्छा जब भी कंपैरेटिव मांगे ना तो आप पीछे से शुरू करना, यानी पहले कंपैरेटिव बताना फिर आ गया ना, ताकि हिसाब किताब सही चलता रहे। क्लियर है? चलें जी, अब हम आ गए 2022 पे। अच्छा अगर मैं एसेट की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि मैं फिर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन के हिसाब से तो 300 ही रहेगा, -30 रहेगा, 6 साल रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने सालों का निकालना है, 19, 20, 21, 22, तो कितना आता है 180। ये आ गया आपका अक्यूमुलेटेड। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, तो ये आपकी ऊपर बुक वैल्यू कितनी आ गई 120। ये आ गया हिसाब किताब। क्लियर है? तो अच्छा देखो एग्जाम में ना 2-3 मतलब बच्चे आते हैं, हमेशा ऐसा पीस आते हैं, वो कहते हैं आगे मुझे पेपर के बाद कि सर हमने ना अकाउंटिंग एंट्रियां सही कर ली, सवाल की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट और पीएनएल बना के दो। एग्जामिनर वांट्स टू नो कि इस बच्चे को रिपोर्टिंग आती है या नहीं आती। तो हियर वी आर वर्किंग ऑन रिपोर्टिंग, कि बैलेंस शीट में अमाउंट क्या रिपोर्ट होगी, कहानी उसकी है। सही है? अब आगे जाके जब पीपी कराएंगे ना, इट्स ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, कैलकुलेशंस रिपोर्टिंग, कैलकुलेशंस रिपोर्टिंग, तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलनी पड़ेंगी हमें। क्लैरिटी है? चलें जी ओके। हमने कहा ये तो हो गया 120, 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो हमने कहा कि अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन है वो कितना है जल्दी बताओ 45, तो 45 को जल्दी से मिलाएगा आप मल्टीप्लाई करें किससे 4 से, तो 4 टाइम्स का यूजेज आ गया। तो बैलेंस शीट तो आज तक की बनती है ना एजेड की, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो पीपीई है या प्लांट है कितनी बार यूज हो चुका है, 4 बार। तो 45 × 4 कितना बनता है मिलाएगा जल्दी बताओ 180। तो आपने कहा 300 में से 180 चल चुका है, तो बचा कितना 120, ये रहा। और रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएट होती नहीं है क्योंकि वो तो आखिर में मिल जाएगी हमें। क्लियर है? मिलाएगा ओके, जल्दी बताओ क्लियर है? ओके वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई अब हम डेफर्ड की वर्किंग तो करेंगे, पर यहाँ पे हो चुका है एक भंड, हाफ ईयर पे रीपे हो गई है। अच्छा नहीं अभी ना, अब देखो यूं, इन 2022 द प्लांट वॉज नॉट ऑपरेटेड फॉर, ये क्या है बोले हम प्लांट नहीं चला 120 दिन। देखो ना क्या लिखा हुआ, वो उसने कंडीशन क्या लगाई हुई थी, ये देखो आप कंडीशन देख लेते ना, एसएल शुड ऑल्सो ऑपरेट द प्लांट फॉर एटलीस्ट 300 डेज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि जब 2022 में पहुंचे ना आप, तो आपने 300 दिन चलाना था इस प्लांट को, तो आपने 2000 आई बिलीव कि 20 में चलाया, यस, 21 में चलाया, यस, बट 22 में पूरा नहीं चला। तो दिस इज वेयर यू हैव ब्रीच द कंडीशन, दिस इज हेयर वेयर यू हैव ब्रीच द कंडीशन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे क्लैरिटी के साथ बता दो, इनकम बुक करके रिवर्स करें या पहले रिवर्स कर दें? बुक करके रिवर्स करें, बुक करके रिवर्स करें, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, बुक करके रिवर्स करें साल के आखिर तक लाके, जल्दी बता दो भाई, तुम्हारे ऊपर है। चलो भाई ये भी कह रहे हैं बुक करके रिवर्स करें, यानी तुम लोगों ने ये फिनोमेना बना लिया है, बुक करके टकाटक रिवर्स कर दो। सही है? ओके। मुझे बताओ सिर्फ समझने के लिए, अगर आप बुक करके रिवर्स करेंगे तो बुकिंग के लिए बता रहा हूं सिर्फ, आप यहां पे वही करेंगे ना, 160 आपको मिला था, 5 ईयर्स करेंगे, 32 की इनकम बुक हो गई। सही है? फिर आपको याद आएगा कि यार अब तो पैसे वापस करने हैं,
अब तो पैसे नहीं, देखो आप नहीं समझे ना, कंडीशन क्या है, आपने प्लांट को पूरे साल कितने दिनों के लिए चलाना है, 300 दिनों के लिए, और अगर आपने 300 दिन से 299 पे भी आ गए तो आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो तीसरे साल में आके हमने एक ब्रीच कर दिया। यहां पे ये नहीं कह रहा कि प्रोपोर्शनेटली वापस करो, कर ली ना हमने। अब मैंने आपसे ही तो पूछा कि मैं इनकम बुक करूं या ना करूं, आपने कहा सर आप ऐसे बुक कर लें। देखिए सुने ना, मैं आगे आ गया, अकाउंटिंग तो मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करूंगा ना। अब मैं आपसे, अब यूं बताओ मुझे, आपको साल के शुरू में तो नहीं पता था ना 120 दिन नहीं चलूंगा, आप साल के आखिर में आके क्लोजिंग करते हैं, अकाउंट्स साल के आखिर में बनते हैं ना, एंट्रियां पूरे साल हो रही होती हैं। अब मैं साल के आखिर में आके पहले अपनी तसल्ली के लिए मैंने पूरी इनकम बुक कर ली, एज इफ के प्लान चला है। क्लियर है? अब हिसाब किताब सही कर लेते हैं। अब हम ये बात करें, अब हिसाब किताब सही कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है? और मुझे जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? अब हिसाब किताब सही कर लेते हैं, हम सही करने की बात कर रहे हैं, अब हम सही कर लेते हैं हिसाब किताब। आगे मुझे आप देख के बताएं सवाल में से वो कितने पैसे वापस मांग रहा है? वो 100 मिलियन वापस मांग रहा है आपसे। अच्छा भाई, अब आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, याद है हमने किया था कि अगर 100 के हिसाब से ही चलते, देखो वापस, व्हाट इफ वी वुड हैव received grant of rupees, ये मैंने 60 मिलियन क्यों लिखा है यहां पे? क्योंकि अगर हम 100 वापस कर देते तो 60 से ही शुरुआत होती है ना। तो अब हमें यह देखना है कि कितनी इनकम मैं बुक कर चुका हूं, उसमें से कितने पैसे वापस मांग रहा है। क्लैरिटी है? तो आप मुझे एक बात बताएं जरा यहां पे, कि आप यहाँ पे ये कहें कि अगर आप 60 के हिसाब से होते तो आप इसको 5 ईयर्स से डिवाइड करते, एग्रीड? ये होता। फिर आप ये कहते कि ये 2020, 21, 22 कितने साल? 3 साल। तो आप कहते 3 सालों से मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो ये आ गई 3 ईयर्स की इनकम। कितना? 96। हमने कहा सर आप ये कहना चाह रहे हैं इनकम टू बी बुक्ड टिल 36 आ रहा है। ओके, अच्छा क्या हम ये कह रहे हैं कि ये इनकम टू बी बुक्ड टिल नाउ है, यानी इनकम आज तक बुक इतनी हो जानी चाहिए थी अगर मैं किसके हिसाब से होता? 60 के हिसाब से। पर आप यहां पे भी तो बताएं ना कि इनकम बुक्ड टिल नाउ। अच्छा अब ये भी देख लेते हैं इनकम आज तक कितने की बुक हुई। वैसे वो तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, 160 से लेके चलूंगा, ऐसा है? अच्छा आप लोगों ने ये बता दिया था इनटू, अच्छा ये 96 पता है क्या है? इसको मिला के जो आपने बुक की है, आप लोगों से पूछा था मैंने, इस पर नहीं मुकरना, ये आप लोगों ने बोला था कि बुक करो फिर रिवर्स करना, ये रहा। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। चलिए जी, ये तो इनकम का साइड हो गया। मैं आपसे पूछूं इनकम का रिवर्सल कितना है? आपने कहा सर रिवर्सल ऑफ 60 आता है, ये रिवर्सल ऑफ इनकम हो गया। क्या ये पीएनएल में पार्क करेंगे? यस करेंगे। पर मसला ये है कि आप अगर दिमाग लगाएं, वो तो 100 मांग रहा है आपसे, तो 100 में से बोल रहा है बेटा जो तुमने पीछे इनकम बुक की है ना उसके पैसे वापस करो, तो वो ये रहे। तो अब कुछ डेफर्ड में भी तो पड़े में जो आगे जाएंगे, तो क्या उसको आगे जाने दूं या वापस कर दूं? वापस करते सर वो भी तो आगे नहीं जाएंगे ना। अच्छा अब हम यहां पे एक काम कर लेते हैं ना, डेफर्ड अवेलेबल इन बुक्स, क्या कहते हो? डेफर्ड अवेलेबल कितना है अभी किताबों में? 62 का है। अच्छा आपने यूं किया, 160 को डिवाइड कर दिया 5 सालों से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 ईयर्स से,
2 ईयर्स का मतलब है 2 सालों का बैलेंस बचा हुआ होगा, कितना, यही है। आपने कहा ये आपके पास बैलेंस शीट में अभी मौजूद है। अच्छा, पर अब मैं तुमसे पूछूं कि अगर, अच्छा मतलब ये कि 64 अब आगे जाने लगा है, पर क्या इसको आगे जाने दें, इसमें से कुछ वापस है, कुछ वापस है। अच्छा, कुछ इनकम से वापस है, कुछ बचे हुए में से वापस है। तो हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि बचा होना कितना चाहिए टू बी अवेलेबल। तो ये आप जरा कैलकुलेटर पे देख के बताएं। टू बी अवेलेबल में आपने कहा 60 के हिसाब से 24, तो आपने कहा ये आ गया 24। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं 64 और 24 का फर्क कितना है, 40। तो आप कह रहे हैं ये डेफर्ड से रिवर्स हो जाएगा, तो क्या ये 100 बनता है पूरा? चलें, तो आपने सर इसकी एंट्री बनाई होगी, कैश ले लो भाई 100 से, डेफर कितने से, और इनकम 60 से। अब मैं आपसे पूछूं कि अब मैं अगर P&L बना रहा हूं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम रहेगा ना, वो तो पूरे साल का ही है 45। पर क्या यहां पे रिवर्सल ऑफ कितना, तो लास्ट ईयर क्यों नहीं आ रहा? सर कंडीशन ब्रीच हुई है ना इस साल, तो जिस साल हुई है साल करेंगे, कोई मसला, पक्की बात है। अच्छा भाई, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे यहाँ पे डेफर्ड कितने दिखाऊं? सर 24। अच्छा 24 कैसे, 64 पे तो आप थे ना, कितने से रिवर्स की? 40 से, बचा कितना? 24। तो आपने कहा भाई बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे 24, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफर वर्किंग। पेपर में भी वर्किंग करोगे तो यहाँ से रेफरेंस डाल देना उसका कि वर्किंग 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, क्लैरिटी है। अच्छा, ऐसा सवाल हमने बेसिकली बहुत बार किए थे, रिफंड हो रहा है, रिफंड हो रहा है, रिफंड, पर खाली ये अंग्रेजी में थोड़ा सा घुमाता है और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो बिफोर वी क्लोज द क्लास एंड वी क्लोज द टॉपिक, सर इस साल कोई ग्रांट इनकम नहीं जाएगी P&L में? कैसी बात कर रहे हो, नहीं गई? पहले ही तुम लोगों से पूछा था ना, तुम लोगों ने ही कहा था कि सर पहले बुक करें, या तो पहले मैं कह रहा था वापस करो फिर बुक करेंगे, तो आप लोगों ने पहले ऐसे बुक करा दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हमने कर ली। फिर आपने बोला वो अब तो पता लग गया कि ये हो गया है, तो वापस कर दिए पैसे। सही है मानिया, बुक किए ना आप लोगों ने, तो करवाई थी, और ये भी इस नौयत से कराई थी कि एज इफ कुछ हुआ नहीं है। क्लियर है मानिया, जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ फिर हम क्लोज कर रहे हैं इस टॉपिक को भी, ये खत्म हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, अगर आपको गवर्नमेंट ऐसे ही कोई एसेट दे के चली जाए, अज्यूमिंग लैंड, तो वो तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, सेकेंडरी कंडीशन, सही है, वेदर इट कैन बी एक्सपेंस, इट कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो भी है। अच्छा, अब जो लैंड आपको मिली है ना, आपने उसके लिए कोई कंसिडरेशन हो सकता है दिए, हो सकता है, हाँ। तो अब सुनिएगा, अब कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई लैंड रिसीव हुआ फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एसेट मिला है, या तो आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, या तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी की। कैसे बताता हूं, नॉमिनल वैल्यू, ये एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको जो मिला लैंड वो 20 मिलियन का है, और आपने जो पैसे दिए वो आपने दिए गवर्नमेंट को 5 मिलियन। तो आपके पास नॉमिनल वैल्यू अकाउंटिंग में एक ऑप्शन है कि भाई आप लैंड को करते हैं डेबिट 5 मिलियन से, कैश को करते हैं क्रेडिट 5 मिलियन से, जो नॉमिनल पे किया है उस पर, सही है। अच्छा, फेयर वैल्यू मेथड के अंदर आपकी चॉइस है, फेयर वैल्यू मेथड के अंदर आप लैंड को डेबिट करेंगे
20 मिलियन से कैश आपके पास से गया 5 मिलियन, बाकी डेफर्ड 15 मिलियन। बस ये चीज़ बतानी थी। अच्छा, अब जब इतना तुम लोगों ने कर लिया तो खाली इसको रीड कर लेते हैं, सही है? इसको रीड करते कि पास पेपर तुम खत्म करें ना। ये देखो वो क्या ही कह रहा है, डिस्कस करें, इसमें अंग्रेजी लिखनी होगी। अच्छा, अंग्रेजी भी वो लिखनी है जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी भी वही लिखनी है जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो एंट्री नहीं बना के आ जाना, आप लिख के देना उसको एग्जामिनर को कि भाई ये चाह रहा हूँ, सही है? तो मैं यहाँ पे किसी से भी तुमसे सुन लूंगा मैं कि तुम क्या लिखते, आओ रीड करते हैं। डिस्कस हाउ द अबव इशू should be dealt in the financial statement of CL for the year ended 31 दिसंबर 2020 in accordance with the requirements of IFRS। अच्छा जी, 6 नंबर का सवाल है, स्प्रिंग 2021 का। वो कह रहा है you have recently joined as the finance manager of Corv Limited while reviewing the draft financial statement। ड्राफ्ट का मतलब है अभी वो फाइनल नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है, ड्राफ्ट फॉर्म में। 31 दिसंबर 2020 प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट। यू हैव नोटेड दैट इन जनवरी 2020 यानी इसी साल के शुरू में गवर्नमेंट अलॉटेड इंडस्ट्रियल प्लॉट टू सीएल एट अ प्राइम लोकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सीएल विल एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। क्या सेकेंडरी कंडीशन है? यस, कि हम इसको लिंक किससे कर रहे हैं? फैक्ट्री बिल्डिंग से, तो ये फैक्ट्री बनाएंगे। आगे, CL constructed the factory building which was available for use on। तो आप मुझे बताएं क्या 1 अक्टूबर से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी लैंड या फैक्ट्री? फैक्ट्री। अच्छा, जब फैक्ट्री डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी तो उसमें से डेफर्ड का हिस्सा भी जाना चाहिए। कितने महीने का? 3 महीने का। यहाँ तक एग्री है? सिचुएशन समझ आ रही है? आगे, ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज द प्रोडक्शन एक्टिविटी विल कमेंस फ्रॉम मार्च। अजय देखो, एसेट डेप्रिशिएट प्रोडक्शन से नहीं होता, अवेलेबल फॉर यूज से होता है। तो इसका डेप्रिसिएशन कब से शुरू हो जाना चाहिए था? 1 अक्टूबर से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या इस अकाउंटेंट ने गलत किया है या सही किया है? क्यों गलत किया है? नहीं, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी ना कभी भी। तो आपने फिर इस पे सजेशन क्या देनी है लिख के अंग्रेजी में? नहीं, पहले आप देखें पहले गलती क्या की है इसने कि उसने लैंड को रिकॉर्ड ही नहीं किया, और वो कह रहा है मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप किसी को अगर चैलेंज करते हैं ना, देखो यही तो बोल रहा हूँ कि अब एग्जामिनर इस हरकत पे आ गया, वो लिखवाता है आपसे। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म में आए मेरे पास, मैं आपका रिव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ यार भाई ये लैंड रिकॉर्ड क्यों नहीं की इसने? फ्री, आप बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको समझाओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए उसकी फेयर वैल्यू पे उसकी। तो आपका लिखने का तरीका होगा ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इवन दो द लैंड हैज बीन ग्रांटेड टू द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्रेडिट, corresponding amount would have been recognized as a deferred grant because this is a conditional grant for the purpose of creating a factory। ये जो दिमाग में चीज़ें थी वो इंग्लिश में लिखनी है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। Accountant has not recognized the land because he thinks that it is free of cost. However, it should be recognized at the fair value and the corresponding amount should be recognized as a deferred grant and which would be amortized into the P&L on the useful life of the asset। ऐसा ही है। तो अच्छा पे आगे क्या कह रहा है, एक तो गलती का बता दिया आपने, यही अंग्रेजी इसको बतानी थी। आगे, while the factory building is still appearing in capital work in progress, वो बोल रहा है उसने CWIP में दिखाई हुई है। यस, तो आप इसको फिर अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? द फैक्ट्री बिल्डिंग शुड हैव बीन रीक्लासिफाइड फ्रॉम CWIP टू एंड स्टार्टेड डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है ना, यानी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जो आपके दिमाग में उसने गलतियां की हुई हैं वो लिख दो, क्लियर है?
अब यहाँ पे सवाल है सर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन ना होती तो अपनी मर्जी से बनाते तो क्या? नहीं, अब देखो सुनो सुनो, तुम बताओ जल्दी, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो जो आपने आज लैंड रिकॉर्ड की है उसकी सीधी सीधी इनकम बुक हो जाती इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही नहीं है, अनकंडीशनल ग्रांट है। क्लियर है? तो वो तो सिंपल है। अच्छा आगे, वर्क इन प्रोग्रेस कमेंट्स। अच्छा वो कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी जब चालू होगी तब डेप्रिशिएट करूंगा, क्या ये गलत कह रहा है? यस, तो आपने इसको दो चीज़ें बोलनी है, एक तो आप इसको CWIP से निकाल के PP में डालें, उसको डेप्रिशिएट करें, और डेफर्ड ग्रांट को कितने महीने? 3 महीने इनकम में डालेंगे। बस ये था इसमें। क्लियर है? चलें जी, ओके जी। फैक्ट्री नहीं समझा नहीं फैक्ट्री तो अलग बनेगी ना, फैक्ट्री से जो खर्चा होगा वो तो कॉस्ट पे फैक्ट्री बनती रहेगी, फैक्ट्री बन जाएगी। बिल्कुल, लैंड उसने 100 मिलियन की दे दी आपको तो लैंड डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट खत्म। अब बिल्डिंग पे जो खर्चा करोगे यहाँ से तो नहीं करोगे ना, तो अपनी जेब से कर रहे हो। देखो बिल्डिंग तो अलग बना रहे हो ना, बिल्डिंग पे आपने 50 मिलियन लगा दिए, क्या एंट्री बनाओगे? बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, डेफर्ड कहाँ आया? अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट होना शुरू होगी, यहाँ से डेफर्ड को घुमाते रहना। सही है? तो यूजफुल लाइफ पे जाएगा ना। सही है, चलो जी भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों का रिजल्ट नहीं है इसलिए मैं गुड लक नहीं कह रहा आप लोगों को, क्योंकि बाकी बच्चों का है। सही है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ करें इस बार भी गोल्ड मेडल आए, क्योंकि मेरे कंसेक्यूटिव ऑडिट में 4 आ चुके हैं, ये 5वां हुआ। सही है, तो कोशिश करें, दुआ करें आप लोग, इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़।